नमस्कार दोस्तों। फिर आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपने वादे के हिसाब से। और मैंने बोला था कि जो ऑक्सफैम रिपोर्ट है उस पर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, उसका लेक्चर सीरीज बनाऊंगा और आपके सामने रखूंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो बन चुका है जिसमें ओवरऑल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है उस वीडियो में कि ऑक्सफैम रिपोर्ट क्या है ऑक्सफैम ऑक्सफैम कितने चैप्टर्स हैं इस रिपोर्ट में, एंड व्हाई इट इज़ so important for all of us to understand, to analyze, to debate, discuss, and write. And I have already recorded video on chapter 1, that was the Gilded Age of Division. And now I'm going to deliver a discussion or a lecture on chapter 2 of Oxfam Report 2024. And the name of chapter 2 is A New Era of Monopoly Power. जैसा कि हमने बताया था, जो पिछला वीडियो था चैप्टर 1 का वीडियो था, कि चैप्टर 2 में यह रिपोर्ट इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है द कनेक्शन बिटवीन कॉर्पोरेट पावर एंड मोनोपोली पावर. And I have already emphasized that there is direct connection between corporate power and monopoly power, which lead to the development or growth of concentration of power, economic power, political power, social power in few hands. मुट्ठी भर लोगों में आर्थिक पावर का केंद्रीकरण हो रहा है और उससे असमानता बढ़ रही है लोगों के बीच, लोगों के ही बीच नहीं, डिफरेंट लोगों के बीच, कंटिनेंट्स के बीच, ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ के बीच, विद इन कंट्रीज, विद इन जेंडर. तो ये उसको फ्यूल करता है और इसीलिए इस रिपोर्ट का नाम है, चैप्टर 2 ऑफ ऑक्सफैम रिपोर्ट का टाइटल्ड है अ न्यू एरा ऑफ मोनोपोली पावर. ध्यान रखिएगा कि एक नया एरा, नया युग एकाधिकारवादी शक्ति का, एकाधिकारवाद का. समझ रहे हैं बात को? न्यू एरा, न्यू काइंड ऑफ एरा. और ये चैप्टर, इस पूरे चैप्टर 2 को 6 सब हेडिंग्स में डिवाइड कर देता है. फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फॉर सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन, फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी. एंड दीज सब हेडिंग्स आर: फर्स्ट, मोनोपोली फ्यूल्स इनइक्वालिटी. मतलब जो मोनोपोली होता है, जो कॉरपोरेट सेक्टर के द्वारा, कॉरपोरेट पावर के द्वारा जो मोनोपोली क्रिएट किया जाता है, वो मोनोपोली क्या करता है? फ्यूल्स, उसको ऊर्जा देता है. किस चीज के लिए ऊर्जा देता है मोनोपोली? एकाधिकारवाद, इनइक्वालिटी के लिए. मतलब ये मोनोपोली जो है इनइक्वालिटी को बढ़ाता है. मतलब कॉरपोरेट पावर का डायरेक्ट रिलेशन है मोनोपोली के बढ़ने से, मोनोपोली का डायरेक्ट रिलेशन है इनइक्वालिटी के बढ़ने से. क्योंकि जिसके पास मोनोपोली है उसी के पास सारा धन या ज़्यादा हिस्से का धन उसी के पास आ रहा है और वो नीचे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा. मजदूरों को नहीं मिल रहा है, गरीब को नहीं मिल रहा है, जो महिलाएं हैं उनको नहीं मिल रहा है, जो कलर वाले पीपल है जिसको रेशियलाइज्ड पीपल कहते हैं उनको नहीं मिल रहा है. इंडिया में कहें तो सर्टेन कास्ट्स हो सकते हैं, विमेन हो सकती हैं. दूसरा चैप्टर जो है पीक ऑफ मोनोपोली पावर, मतलब ये कह रहा है कि ये जो जमाना है, कंटेम्प्रेरी जो फेज है, ये पीक है, यानी सबसे मोनोपोली पावर का सबसे उच्चतम स्तर है, जहां पैसा, प्रॉपर्टी, धन, संसाधन केवल कुछ ही लोगों के हाथ में केंद्रित है और वो लगातार बढ़ रहा है.
ये इसका सेकंड सब हेडिंग्स है इस चैप्टर का। थर्ड सब हेडिंग ऑफ दिस रिपोर्ट इज दैट बिग फार्मा, बिग टेक एंड बिग एवरीथिंग। समझिए इस बात को। बिग 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 मतलब क्या है? मतलब ये है कि बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां, जो डेटा के आधार पर हम आपसे बात करेंगे आगे कि क्यों हम बिग 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 कह रहे हैं। क्योंकि कुछ कंपनियां, जैसे अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जाएं, हेल्थ सेक्टर में जाएं, तो कुछ कंपनियां हैं जो पूरे फार्मा सेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं। मुश्किल से 5 कंपनियां जो इसमें बताया गया। फिर टेक्नोलॉजी के स्तर पर देखिए, तब 4-5 कंपनियों का, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, कुछ 5 कंपनियां हैं जो पूरे वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर किए हुए हैं। उसी तरह से बाकी फील्ड में बड़े बड़े जो मॉल खुल रहे हैं, बड़े बड़े जो कंपनियों का मॉल खुल रहा है, उसमें क्या हो रहा है? वो सारी चीज का बिक्री कर रहा है। तो बंदा जो आज तक उसी पर निर्भर था, उसका क्या होगा? तो सब बिग बिग हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है, इसकी चर्चा है इसमें कि ये एक्विजिशन एंड मर्जर के द्वारा, मतलब जैसे इनका एक्विजिशन और मर्जर होता है तो ये बड़ी कंपनी बन के उभरती है जो सारे बिजनेस को खुद के द्वारा करना शुरू कर देती है। और जो पहले से कर रहे होते हैं छोटे मझोले किस्म के बिजनेसमैन, उनको मार्केट से ही बाहर कर देती है और एक तरह से फिर मोनोपोली को बढ़ावा देती है। एंड दैट फर्दर्स इनइक्वालिटी। ये तीसरा सब हेडिंग है। फिर कहता है मोनोपोली मनी। क्या है मोनोपोली मनी? मतलब पैसों पर जो कैपिटल है पूरे सिस्टम के अंदर, इस व्यवस्था के अंदर, वैश्विक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, उस पर भी केवल कुछ ही लोगों का अधिकार है, क्योंकि उनको प्रॉफिट पर अधिकार है। और प्रॉफिट को अपने मोनोपोली पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, मोनोपोली मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जो कैपिटल का बहुत बड़ा चंक है वो केवल उन्हीं के पास है और उसका इस्तेमाल वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में नहीं करते, बल्कि प्रॉफिट को केवल बढ़ाने के लिए करते हैं। प्रोडक्टिव एक्टिविटी का मतलब, जैसे अगर एक एग्जांपल लीजिए कि एक कॉरपोरेट है, वो किसी चीज़ का प्रोडक्शन करता है, तो जो उसको प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट वो प्रोडक्शन में फर्दर नहीं लगाता है। क्या करता है? शेयर होल्डर्स को पैसा देगा डिविडेंड के रूप में, सीईओ को पैसा देगा, लेकिन उस उत्पादन को बढ़ाने में पैसा नहीं लगाएगा और न ही मजदूरों के वेतन को बढ़ाने में लगाएगा। कहाँ लगाएगा? जो नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें हैं, केवल प्रॉफिट 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 बनाने के लिए। यही नहीं, कंपटीशन को कम करने के लिए ये रिपोर्ट कहता है कि इस पैसे का इस्तेमाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्रिएट करके उसमें लगा दिया जाता है। एसेट मैनेजर्स का कंसेप्ट है। और वो क्या करते हैं? वो इस पैसे को जहां प्रॉफिट ज़्यादा बन सकता है वहां उस पैसे को लगाएंगे और उसे फिर प्रॉफिट बनाएंगे, लेकिन वह मजदूरों का वेतन बढ़ाने के लिए नहीं लगाया जाएगा, उनके वेलफेयर के लिए नहीं लगाया जाएगा, उनको हेल्थ बेनिफिट देने के लिए नहीं लगाया जाएगा। और इससे क्या होगा कि उस वेल्थ का जो प्रॉफिट के फॉर्म में आ रहा है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन नीचे नहीं हो रहा है, वर्कर्स के लिए नहीं हो रहा है, सोसाइटी के लिए नहीं हो रहा है। इन्वायरमेंट के जो पॉल्यूशंस हैं, जो इन्वायरमेंटल डैमेज है, क्लाइमेटिक डैमेज है, उसके इंप्रूवमेंट के लिए नहीं होगा। किसके लिए होगा? प्रॉफिट के लिए। एंड दैट प्रॉफिट विल अगेन कम बैक टू दैट कंपनी और कॉरपोरेशन और शेयर होल्डर। समझिए इस रिपोर्ट के इस पॉइंट को। तो फर्दर पैसा से पैसा बनाकर ये सोसाइटी के लेवल पर न डिस्ट्रीब्यूट करके वो फर्दर उसी व्यक्ति के पास चला जाता है जहां से वो पैसा लगाया जा रहा है। मतलब उस पैसे पर भी, उस प्रॉफिट पर भी किसका मोनोपोली है? कुछ लोगों का, कुछ कॉरपोरेशंस का। एंड दिस फर्दर increase the inequality among the people, between the people or at the society level, this report argues. Then again जो इसका चौथा सब हेडिंग है वो कहता है लर्निंग लेसन्स फ्रॉम द पास्ट। यहां पे बात किया है
कि पास्ट में भी ऐसा होते रहा है और हम उससे कोई चीज़ लर्न नहीं कर रहे। इनइक्वालिटी बढ़ता रहा है पीछे भी, लेकिन जिस रूप में अभी इनइक्वालिटी बढ़ा है, जिस तरह से प्रॉफिट बढ़ा है, उसमें डिफरेंस है। पहले भी प्रॉफिट बढ़ता था, लेकिन जिस तरीके से इस डिकेड में बढ़ा है, पिछले डिकेड में बढ़ा, पिछले 4-5 सालों में जो बढ़ा है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड दैट इज बीइंग डन एट द कॉस्ट ऑफ इनइक्वालिटी। माने इनइक्वालिटी को बढ़ाने के लिए, इनइक्वालिटी को बढ़ाते हुए जो पैसा कहीं दूसरे जगह जाना चाहिए था, वो केवल कॉरपोरेट्स या फ्यू हैंड्स के हाथ में गया। एंड देन द लास्ट सब हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज फ्रॉम डेमोक्रेसी टू प्लूटोक्रेसी। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कशन में कहा आपसे कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों का शासन नहीं है, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। डेमोक्रेसी के नाम पे हम चला रहे हैं प्लूटोक्रेसी, जहां पर कुछ लोगों के हाथ में सारे संसाधन का केंद्रीकरण है। उससे आने वाला प्रॉफिट, उससे आने वाला इनकम, उनसे आने वाला वेल्थ केवल उन्हीं लोगों के पास वापस जा रहा है। आपको केवल उतना दिया जाता है जितना से आपका पेट चल सके और आप मजबूर होकर फिर उन्हीं के यहाँ काम करने जाएं। लेकिन यह रिपोर्ट आर्ग्यू करता है कि इससे सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, सोसाइटी में असमानता फैल रही है। जो प्रोस्पेरिटी आज जनरेट हो रहा है, उससे उन लोगों को फायदा नहीं हो रहा है जिन्हें वास्तव में पैसे की जरूरत है, धन की जरूरत है। अब फर्दर क्या आर्गुमेंट करता है ये रिपोर्ट, इसको आपको पैराग्राफ पढ़ के मैं समझाता हूं। इन दिस चैप्टर द रिपोर्ट डिफाइंस मोनोपोली. This is the very important definitions to understand what is monopoly. So I'm reading this paragraph or sentence. In this chapter, the report defines a monopoly as a firm or a company or a corporation with significant and lasting market power. मतलब एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा फर्म, ऐसा कॉरपोरेशन जिसके पास सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण एंड लास्टिंग मार्केट पावर है। मतलब मार्केट को प्रभावित करने वाला पावर है उसके पास। इनेबलिंग इट टू रेज प्राइसेस, और उस सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग मार्केट पावर की वजह से उसको क्या पावर मिला है? ये पावर है कि वो मार्केट में किसी भी वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ा सकता है, घटा सकता है, अपने कंपटीटर को बाहर कर सकता है। समझ रहे हैं? अपने कंपटीटर को बाहर कर सकता है, प्राइस बढ़ा सकता है, घटा सकता है। कब तक? एक लॉन्ग टर्म पीरियड तक उसके पास इतना पावर है कि लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो मार्केट में प्राइस घटा सकता है, बढ़ा सकता है। किसी भी कंपटीटर को उसका कंपनी खरीद के, कॉरपोरेशन खरीद के, शेयर मार्केट में उसका शेयर खरीद के उसको पूरे कंपटीशन से ही बाहर कर सकता है, या मर्जर करके, एक्विजिशन करके उसको मार्केट से खत्म कर सकता है। वैसे कॉरपोरेशंस, फर्म, कंपनी को हम मोनोपोली कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड द मोनोपोली पावर, राइट। फिर ये कहता है मोनोपोली exacerbate inequality by exerting largely unchecked power to inflate prices, suppress wages, exploit workers, restrict access to essential goods and services, hinder innovation and entrepreneurship, and privatize public services and utilities for private gains. This is very very important कि इस मोनोपोली पावर से जो कॉरपोरेशंस हैं, कंपनीज हैं, क्या करते हैं? पहला काम जो करेंगे, प्राइस को इन्फ्लेट कर देंगे, बढ़ा देंगे या घटा देंगे। फिर वेजेस को कम कर सकते हैं, आपको मजबूर कर सकते हैं कि आपको काम तो करना है भाई,
आपको पॉवर्टी वेजेस दिया जाता है, उतना ही जितना से आपका पेट भर जाए, और फिर आप मजबूर है कि काम करने हैं, तो वेज कहेंगे कि नहीं और कम करिए। वो अपने मन से कर सकते हैं, सरकार की ज़रूरत ही नहीं है। फिर वर्कर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर किसी प्राइस का वो मूल्य बढ़ा दें तो क्या होगा, जो मेजोरिटी ऑफ पीपुल है उसको एक्सेस ही नहीं कर सकता है। सर्विसेज का मूल्य बढ़ा दें तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फिर इनोवेशन को नहीं बढ़ने देंगे, इंटरप्रेन्योरशिप को नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि अगर इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा तो हो सकता है उनका गुड सर्विसेज कोई नहीं एक्सेस करे, कोई नहीं परचेज करे। फिर क्या करेंगे, जो पब्लिक सर्विसेज आप अवेल करते हैं, जैसे एडुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, रोड हुआ, इन सब चीज़ों को प्राइवेटाइज करने का प्रेशर देंगे अपने प्रॉफिट के लिए। ये चीज़ें की जाती हैं मोनोपोली पावर के द्वारा। अगर मोनोपोली किसी कंपनी या संस्थान का है तो वो अपने फायदे के लिए सारे चीज़ों का मिसयूज करेगा, उस पावर का मिसयूज करेगा। किस टारगेट के लिए, प्रॉफिट के लिए, गेन के लिए। और इस रिपोर्ट के इस बात का समर्थन आईएमएफ भी करता है। एंड दिस रिपोर्ट कोट्स दिस कंसंट्रेशन ऑफ पावर रीइंफोर्स इटसेल्फ एज कंफर्म्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है, मोनोपोली पावर जो है कॉरपोरेशंस और कंपनी के बीच में, ये पावर को रीइंफोर्स करता है, बार बार प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है, और इस तरह से कॉरपोरेशंस का प्रॉफिट बढ़ता जाता है। फर्दर दिस रिपोर्ट सेज दैट large monopolies reinforce this power by creating a scarcity to drive up prices। कैसे reinforce करते हैं इस पावर को, प्राइसेज को बढ़ा देंगे। रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा, यानी कुछ के पास ज़्यादा वेल्थ जा रहा है और किसी के पास जा ही नहीं रहा है। और जो वेल्थ जनरेशन वर्कर्स और कंज्यूमर से होगा वो किसके पास जा रहा है, शेयर होल्डर्स, एग्जीक्यूटिव के पास। मतलब इधर प्राइस बढ़ाएंगे, वर्कर्स का शोषण करेंगे, इनोवेशन इंटरप्रेन्योरशिप को खत्म कर देंगे, और उसका जो फायदा होगा वो किसके पास जा रहा है, कुछ मुट्ठी भर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं और जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास जाता है, सोसाइटी के पास नहीं आता है। सो दिस कैन ऑल्सो इन्वेड प्राइवेसी, मैनिपुलेट पब्लिक डिस्कोर्सेस एंड एक्सप्लॉइट रेसिज्म एज सीन इन यूएसए। तो इस प्रॉफिट से कैसे रिप्रोड्यूस किया जाता है मोनोपोली पावर को, पहला आपके प्राइवेसी को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया जाएगा। अब जानते हैं फेसबुक कैसे डेटा चुराता है, डीप फेक की तरह कैसे आपका डेटा चुराता है, तो आपकी प्राइवेसी को ब्रेक कर दिया जाएगा। पब्लिक डिस्कोर्सेस, जो टीवी डिबेट्स चलते हैं, उसको फंडिंग करके अपने फेवर में डिबेट कराया जाएगा, माहौल बनाया जाएगा। जो कमज़ोर है, जो ब्लैक पीपुल हैं, हिस्पैनिक पीपुल हैं, या कमज़ोर अगर इंडिया में कहें तो कास्ट हैं, कास्ट ग्रुप्स हैं, क्लास है, उसका एक्सप्लाइटेशन करके उनका ये पावर बढ़ाते जाया जाएगा। इसका गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी कि नहीं नहीं नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा। तो यही इसी का एग्जाम्पल दिया गया है दैट during COVID-19 the white people, developed nations supported scientific racism। यानी कि वो जो बड़े बड़े कॉरपोरेशन मेडिसिन बनाए, वैक्सीन्स बनाए, उनका पेटेंट करा के, कॉपीराइट करा करके गरीब देशों तक वो पहुंचने नहीं दिया गया। एंड दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक रेसिज्म। क्यों नहीं जाने दिया गया, क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना था। दे वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट ह्यूमैनिटी, दे वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट weaker sections of society, developing people or people from developing countries, right? Then this report quotes very important data. Governments have played a role in facilitating the expansion of world's largest corporation। समझिए, ये केवल एलिगेशन नहीं है, दिस इज बेस्ड ऑन द डेटा। ये कह रहा है कि गवर्नमेंट्स जो हैं
गवर्नमेंट्स इन कॉरपोरेशन को बढ़ावा देने में शामिल हैं, सहायता की हैं, सच एज एप्पल नाउ वैल्यूड एट 3 ट्रिलियन US डॉलर। इसको बढ़ाने में ये रिपोर्ट कहता है कि सरकारों ने सहायता किया है और जिसका नतीजा ये है कि एप्पल अब 3 ट्रिलियन US डॉलर की कंपनी बन गई है, जो कि जिसका ये इसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू फ्रांस के GDP से भी ज़्यादा है। नोट कर लीजिए, 3 ट्रिलियन फ्रांस की इकोनॉमी से ज़्यादा है इसका वैल्यूएशन इस कंपनी का। और इस कंपनी को डेवलप होने में अमेरिकन गवर्नमेंट का द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। देन इट ऑल्सो talks about the combined value of top 5 corporation exceeds GDP of Africa, Latin America and Caribbean countries। अगर टॉप 5 कॉरपोरेशन के वर्ल्ड की बात करें तो उनका जो वैल्यूएशन है, उनका जो पैसा है, कंबाइंड वैल्यू है, वो अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एंड कैरेबियन कंट्रीज के GDP से भी ज़्यादा है, राइट। So this is very important. Then again this report is quoting data from 134 countries over 4 decades, shows a significant increase in the global average markup, largely driven by dominant multinational corporations whose profit has been quadrupled from 4% to 18% of global profit between 1975 to 2019। आप समझिए कि 1975 से 2019 तक उनका जो प्रॉफिट जो है वो 4% से 18% बढ़ा है। लेकिन कंपैरिजन जब करेंगे उन लोगों से जो स्मॉल कंपनीज हैं, स्मॉल कॉरपोरेशंस हैं, गरीब लोग हैं, गरीब कंट्रीज में रहने वाले कॉरपोरेशन हैं, उनका कंपैरेटिवली नहीं बढ़ा। तो ये टॉप कॉरपोरेशन क्या कर रहे हैं? मोनोपोली पावर को बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या कहता है ये रिपोर्ट? देन द मार्केट डोमिनेंस एक्सटेंड्स बियॉन्ड प्राइस इन्फ्लेशन एज साइज ऑफ लार्ज कॉरपोरेशन हैज नोटेबली एक्सपेंडेड। Amazon, facing a lawsuit from the US government in late 2023, stand accused of exploiting its monopoly power to raise prices, reduce product quality, समझिए, and stifle innovations for consumers and business alike। तो Amazon क्या किया है? प्राइसेस को राइज किया है, प्रोडक्ट के क्वालिटी को रिड्यूस किया है, कम किया है, और इनोवेशन को कम किया है, रिड्यूस किया है, डिस्टर्ब करने का कोशिश किया है, ताकि दूसरे लोग इनोवेशन का इस्तेमाल न करें और डोमिनेंट न हो जाए। अब फिर 10 मेजर बिग फार्मा के बारे में इसमें बात किया गया। आपको डेटा बस बता करके आगे मैं बढ़ूंगा। द 2 कंपनीज नाउ डोमिनेट ओवर 40% ऑफ ग्लोबल सीड मार्केट। जस्ट इमेजिन, यानी 2 कंपनी की अगर हम बात करें तो पूरे सीड मार्केट का, वर्ल्ड का 40% मार्केट कंट्रोल करती है, कंपेयर टू 10 कंपनीज होल्डिंग द सेम शेयर बिफोर 25 ईयर्स अगो। 25 साल पहले सीड मार्केट को 10 कंपनियां रेगुलेट करती थी, कंट्रोल करती थी, आज केवल 2 कर रही हैं पूरे 40% मार्केट को। आप समझिए कितना बड़ा मोनोपोली है। Then 4 firms control 62% of the world pesticide market। तो पेस्टिसाइड मार्केट जो है, जो कीटनाशक दवा का मार्केट है, मात्र 4 जो कंपनियां हैं, फर्म्स हैं, वो 62% मार्केट को कंट्रोल कर रखी हैं। अगेन मेटा, अल्फाबेट एंड अमेजॉन कैप्चर्स 3/4 ऑफ ग्लोबल ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट स्पेंडिंग। आप समझिए, मात्र 3 कंपनियां हैं जो पूरे ग्लोबल ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट स्पेंडिंग का 3/4 3/4 मार्केट को कैप्चर कर रखी हैं। उसी तरह से गूगल कमांड्स ओवर 90% ऑफ ऑनलाइन सर्चेस। मतलब जो भी पूरे ग्लोबल स्तर पर इंटरनेट में सर्च होता है, उसका 90% मार्केट सर्च गूगल के द्वारा होता है। मतलब 90% मार्केट पर सर्च करने के मार्केट पर गूगल का एक अधिकार है, मोनोपोली है। देन द बिग 4 कंपनीज हेल्ड 74% मार्केट शेयर इन ग्लोबल अकाउंटिंग मार्केट। जो अकाउंटिंग होता है,
पूरे वर्ल्ड में, उसका 74% मार्केट मात्र 4 कंपनियां कंट्रोल करती हैं। अब समझिए इस बात से कि कितना बड़ा ये मोनोपोली है, राइट। देन I'm going to more information to you so that you can understand the whole picture of monopoly and इनइक्वालिटी, क्योंकि ये मोनोपोली जो है इनइक्वालिटी को बढ़ा रहा है। सारे चीज़ों में मोनोपोली स्थापित हो रहा है, मतलब कुछ लोग सारे चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं और बाकी लोग उससे डिप्राइव्ड हो रहे हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड आई विल रीड। मोनोपोली पावर इज ब्लोस्टर्ड थ्रू द टैक्टिक्स लाइक मर्जर्स, collusions and aggressive intellectual property protection, stifling the competition. Try to understand क्या होता है मोनोपोली पावर के द्वारा। मोनोपोली पावर को बढ़ाया जाता है किस टैक्टिक्स से? मर्जर करके। बड़ी कंपनी बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, बड़ी कंपनी छोटे कंपनी को अपने में मर्ज कर लेगी। कोलूजन, एक दूसरे के साथ मिलकर 4 कंपनियां आपस में बात कर ली कि हम ऐसे ऐसे मार्केट कंट्रोल करेंगे और पूरे मार्केट पर हमारा अधिकार हो जाएगा। एग्रेसिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, कोविड-19 के दौरान कुछ कंपनियां वैक्सीन बनाएंगी, पब्लिक फंड से वैक्सीन बनाएंगी, ट्रायल करेंगी और उसका पेटेंट करा लेंगी ताकि मार्केट में कम दामों पर वो वैक्सीन नहीं मिले। और इससे कौन डिप्राइव्ड होगा? जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब देश। इसके साथ तो इन तरीकों से ये क्या करेंगे, जो कंपटीशन कहा जाता है मार्केट बेस्ड इकोनॉमी या नियो लिबरल कैपिटलिज्म में या मार्केट इकोनॉमी में, उस मार्केट को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। कंपटीशन है ही नहीं, 4 लोग हैं, 4 प्लेयर है, वही डिसाइड कर रहे हैं रूल्स ऑफ द गेम। किसका मार्केट में सामान बिकेगा, कितना बिकेगा, कितना प्राइस होगा, कितना वर्कर्स को दिया जाएगा। They are deciding, these few people, few companies are deciding whole the things, and that is why, and this way they are maximizing their profits time and again, right? Then the global south remains entrenched in exporting primary commodities, perpetuating a colonial style extractivist model for monopolistic industries in global north. This is very important, and this sentence is signifying that there is no end of colonialism. मतलब क्या कर रहा है कि ग्लोबल साउथ की जो कंट्री है आज भी प्राइमरी कमोडिटीज को एक्सपोर्ट कर रही हैं डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ, जबकि और इससे क्या पता चलता है कि आप अभी भी हैवी मशीनरी टेक्नोलॉजी में सुपीरियर नहीं हो पाए हैं। आप रॉ मटेरियल वाली चीज़ों को, जो प्राइमरी कमोडिटीज है, उसको भेजते हैं और वहाँ फिर फिनिश्ड मटेरियल अच्छा चीज़ें वहाँ उसका रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करके आप ही के कंट्री में फिर बेचा जाता है। और उसी को कह रहा है ये कि परपेचुएटिंग अ कॉलोनियल स्टाइल एक्सट्रैक्टिविस्ट, मतलब आपके यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके एक्सप्लॉइट करके ले जाया जाता है वहाँ रॉ मटेरियल, प्राइमरी गुड्स, प्राइमरी कमोडिटीज़, और उसका इस्तेमाल करके आपके यहाँ बेचा जाता है। जैसे लेबरर्स, वर्कर्स आपके यहाँ सस्ते मजदूर होते हैं, इसलिए वो कंपनियां यहाँ आती हैं, लगाती हैं और प्रॉफिट मार्जिन कमाती हैं। देन अगेन दिस रिपोर्ट कोट्स दैट कोट बिग 3 अनकोट बिग 3 बिग बिफोर बिग कोट बिग 3 अनकोट इंडेक्स फंड मैनेजर्स मैनेजिंग $20 ट्रिलियन रिड्यूसिंग कंपटीशन इंसेंटिव्स। क्या करते हैं ये लोग? फंड मैनेजर्स, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके फंड के द्वारा एक्विजिशन मर्जर्स करते हैं। कहाँ ज़्यादा प्रॉफिट होगा वहाँ फंड इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से फिर प्रॉफिट बनाते हैं। सो इट इज़ गिविंग द एग्जाम्पल दैट द डोमिनेंस ऑफ ग्लोबल नॉर्थ इन प्राइवेट कैपिटल मार्केट चैलेंजेस नेशनल सोवरेनिटी। मतलब कि इनके पास इतना अथाह पैसा है कि ये अपने आप को सरकार मानते हैं, राज्य मानते हैं, स्टेट मानते हैं, नेशन मानते हैं, एंड दिस इज थ्रेट टू नेशनल सोवरेनिटी, मतलब राष्ट्रीय संप्रभुता को इससे खतरा है।
Monopolies historically exemplified by the English East India Company and the Gilded Age in USA perpetuate global economic inequality through unequal exchange and aggressive patent monopolies। मतलब कि जो मोनोपोली है इसका एक उदाहरण है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यूएस में गिल्डेड एज इसका उदाहरण है। और इसके थ्रू अनइक्वल एक्सचेंज को क्रिएट किया जाता है, एग्रेसिव पेटेंट मोनोपोलिस की जाती है, खूब पेटेंट फाइल किया जाएगा ताकि चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया जाए और इस तरह से इकोनॉमिक इक्वालिटी बढ़ाया जाएगा, इनइक्वालिटी बढ़ाया जाएगा। एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इज अ फॉर्म ऑफ करप्शन। ये फॉर्म ऑफ करप्शन है इस रिपोर्ट के हिसाब से। एंड अगेन, अब ज़्यादा नहीं है, अब परेशान मत होइए, बस 1-2 मिनट जो लास्ट में वो बचा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल रीड फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन। मोनोपोलीज ऑपरेट सिमिलरली टू द गवर्नमेंट्स वेल्डिंग रेगुलेटरी पावर एंड कंपीटिंग विद गवर्नमेंट्स फॉर इन्फ्लुएंस। मतलब गवर्नमेंट की तरह ये कंपनी काम करते हैं, रेगुलेटरी पावर को इन्फ्लुएंस करते हैं और गवर्नमेंट के साथ compete करते हैं कि किसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और इस कंटेक्स्ट में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ने कहा था, जो यहाँ बताया गया, द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट cautioned against private power suppressing that of the democratic state। यानी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पहले ही आपको अलार्म किए थे कि अगर प्राइवेट पावर इतना बढ़ेगा तो जो डेमोक्रेटिक स्टेट है वो कमजोर होगा। Again, former Chilean President Salvador Allende observed that the direct confrontation between transnational corporations and states highlighting the risk of corporate power, कि अगर उनको कंट्रोल नहीं किया गया तो स्टेट को कभी भी ये निगल सकते हैं। ये चिली के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है सल्वाडोर अलांडे ने बोला था। कॉर्पोरेशन इन्हांस देयर पावर थ्रू एक्सटेंसिव लॉबिंग एफर्ट्स इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल डिसीजंस। ऑलरेडी मैं बता चुका कि वो लॉबिंग पर खर्च करते हैं, पैसा लगाते हैं। मिनिस्टर से किसी व्यक्ति को भेजेंगे कि तुम लॉबिंग करो, किस तरह की पॉलिसी बनाई जाए, इस कंपनी को फेवर किया जाए, इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। और ये मानते हैं कॉरपोरेट्स, मोनोपोली जो पावर वाले कॉरपोरेशंस हैं, कि अगर लॉबिंग करके इतना पैसा लगा के लॉबिंग में अगर हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है जिससे कि रिस्क कम हो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, तो इट इज ओके। It is modus operandi of monopolistic corporations. Then again, it says that monopoly essentially represents power itself, capable of overriding democratic processes. ये मोनोपोली अपने आप में पावर है जो डेमोक्रेसी को ओवरराइड कर देता है, उसको तहस नहस कर देता है, उसको दबा देता है। तो कहीं से मोनोपोली है जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है। पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्लूटोक्रेसी है, कुछ लोगों का शासन है। सो बिलियनियर मार्क जुकरबर्ग इवन कंपेयर्ड फेसबुक टू अ गवर्नमेंट। मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के, उसने कंपेयर किया था फेसबुक को गवर्नमेंट के बराबर। द राइज ऑफ मोनोपोलीज इज फ्यूल्ड बाय लीगल एंड पॉलिसी चॉइसेस फैसिलिटेटेड बाय वीक कंपटीशन एंड कंसेंट्रेटेड प्राइवेट वेल्थ। तो जो ये मोनोपोलीज है कैसे फ्यूल्ड होता है, कैसे इसको बढ़ाया जाता है? लीगल एंड पॉलिसी चॉइसेस के द्वारा। जो सरकारें पॉलिसीज बनाती हैं वो कैसी पॉलिसीज बना रही हैं, कौन सा चॉइस ऑप्ट कर रही हैं, चूज कर रही हैं, इससे डिसाइड होता है कि मोनोपोली बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सरकारों का हाथ नहीं है, राज्यों का हाथ नहीं है, राष्ट्रों का हाथ नहीं है। वो क्या पॉलिसी अपनाती हैं, क्या लीगल रूल्स बनाती हैं, लॉ बनाती हैं, इसी से तय होता है कि मोनोपोली बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ये रिपोर्ट कहता है कि ये कैसे बढ़ रहा है, पॉलिसीज मेकिंग के द्वारा, लीगल रूल्स के द्वारा, कानून के द्वारा। और इसमें सरकारें शामिल हैं, आप उनको इससे अलग नहीं कर सकते। जैसा
या जो सरकार है जैसा पॉलिसी बनाएगा, जैसा चॉइस चूज करेगा, उसी के हिसाब से मोनोपोली बढ़ता है और घटता है। सो फैसिलिटेटेड बाय वीक कंपटीशन एंड कंसंट्रेटेड प्राइवेट वेल्थ। तो एक तो सरकार का हाथ है, दूसरा कंपटीशन ही नहीं है मार्केट में, इसलिए वो राज कर रहे हैं, मोनोपोली बढ़ रहा है उनका, और प्राइवेट वेल्थ उनके पास है, इसलिए खर्च करके वो मोनोपोली को बढ़ा सकते हैं। एड्रेसिंग द एरा ऑफ मोनोपोली पावर इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग अप मोनोपोलीज। तो अगर मोनोपोली को खत्म करना है तो आपको इनको ब्रेक करना होगा, एक्सेसिव कॉरपोरेट ग्रोथ को रोकना होगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने देना है, डेमोक्रेटाइज करना होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, और जो पब्लिक सर्विसेज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसको रोकना होगा, कम करना होगा, एंड स्टेट का कंट्रोल इन कॉरपोरेशंस पर बढ़ाना होगा। मतलब स्टेट के कंट्रोल को, डेमोक्रेटिक कंट्रोल को ये बढ़ाने की वकालत करता है रिपोर्ट इस चैप्टर के अंदर। तो आप समझिए दोस्तों कि ये रिपोर्ट, ये चैप्टर कितना अहम है। सो इन कंक्लूजन I can say, or you can say, that this chapter has been divided in 6 subheadings, and under these subheadings it is providing very crucial information to understand the monopoly power, how this is being fueled by the support of governments, by concentration of wealth, by weakening of competition, concentration of wealth, और कैसे कुछ ही लोगों के हाथ में पूरा का पूरा पावर, पैसा, प्रॉपर्टी, सारा चीज कंसंट्रेटेड। सो विद दिस आई विल एंड दिस पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन सीरीज एंड लेक्चर सीरीज। तो ये इस चैप्टर का, इस चैप्टर 2 का यहीं पे हम लोग अंत करते हैं, और नेक्स्ट डिस्कशन में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। सो आपसे यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मंथन करें, और जहां ज़रूरत पड़े वहां हमको लिखें कमेंट बॉक्स में कि और इस पर डिस्कशन अगर करना हो, कुछ क्लैरिफिकेशन देना हो, तो आई एम रियली अवेलेबल फॉर यू टू डिस्कस और give more information to you. So thank you so much once again. Thank you.